गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग मेटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़, कहने का मतलब क्या है, मेटर हैव टू प्रॉपर्टीज़। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है तो उसका दो ही प्रॉपर्टी होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी? तो फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, वह कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान के रखना है क्या। जैसे कि चूना अगर हम यूज़ करते हैं, अगर दीवार पर उसका पेंटिंग किया जाता है तो हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये वाइट है और चूना, तो एक वाइट क्या हो गया, उसका कलर क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टीज हो गया। अगर अमेरिका में भी जा कर के अगर चूना से पुताई किया जाएगा तो वाइट ही होगा। कहने का मतलब है क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। घर में गैस सिलेंडर पर जिस पर खाना बनाया जाता है तो उसका एक अपना स्मेलिंग है। वास्तव में क्या होता है कि जो गैस कंबसन में भाग लेते हैं, जो जल करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका कोई स्मेलिंग नहीं होता है। उसमें अलग से मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, और ताकि जब सिलेंडर लीक हो और घर में दुर्घटना से बचा जाए तो उसके लिए क्या बोला गया, मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकप्टेन का स्मेलिंग से हम लोग को पता चल जाता है क्या कि जो गैस रिसाव हो रहा है, जो गैस रिलीज़ हो रहा है सिलेंडर से, वह उसका तो कोई कलर है नहीं, और ना ही क्या होता है उसका कोई स्मेलिंग है, ना ही कोई टेस्ट है। तो हम लोग दूसरा जो उसके में गैस मिला हुआ है तो उससे यह पता चल जाता है क्या कि गैस, तो वो स्मेलिंग क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कलर, स्मेलिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा गया है। अभी जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जो सिर्फ लेक्चर दिया जाए, कहीं आवश्यकता होगा तो हम बोर्ड वर्क करेंगे, रिटेन वर्क, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको लेक्चर दिया जा रहा है, तो ताकि एनसीईआरटी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो क्या बोला गया, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि आप मार्केट से जब कोई लोहा, पिन या नेल खरीद करके लाते हैं तो देखते हैं कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो पुराना हो जाता है और जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब है क्या कि उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। यह कैसे होता है तो आप लोग जानते भी हैं। क्या होता है कि सरफेस पर जो एटम होते हैं, लोहा का अगर बना हुआ है, जो कांटी जिसको नेल बोलते हैं, तो क्या होता है, हवा में मॉइस्चर H2O है और हवा में, एयर में क्या है, O2 भी है, तो उसके साथ वह रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, जिससे हम लोग रस्ट के रूप में, जंग के रूप में देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये हर एक सब्सटेंस का अपना क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा। कोई बेसिक नेचर का होगा, कोई एसिडिक नेचर का होगा, कोई कम्बसेबल होगा, कोई नॉन कम्बसेबल होगा, कहने का कोई ज्वलनशील होगा, कोई ज्वलनशील नहीं होगा। तो चलिए, इसके बाद है क्या, एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ यूनिट के बारे में। जैसे इंटरनेशनली जो हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं, इकाई का उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंतर्गत 7 यूनिट का चर्चा किया गया आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक में। 7 बेसिक एसआई यूनिट है, जैसे कि क्या है, पहला क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि लेंथ है, लंबाई को मापने के लिए जो यूनिट उपयोग किया गया है वह मीटर है। लेंथ को हम लोग किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली फिक्स किया गया मीटर को, क्योंकि मीटर से अगर मेजरमेंट किया जाए तो ज़्यादा उपयोगी होता है, आरामदायक होता है, ठीक है, कंफर्टेबल होता है। जैसे कि अगर आप सेंटीमीटर का, अगर आपके पास दिया गया है, टेप दिया गया है और आपको कह दिया गया कि यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी को मेजर करके आना, तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से दूसरा उपयोग किया जाता है एसआई यूनिट के तौर पर। जैसे कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो टाइम, और टाइम का एसआई यूनिट क्या लिया गया है, जानते हैं आप लोग, क्या है, सेकेंड। तो आवर भी हो सकता था, मिनट भी, लेकिन सबसे सूटेबल क्या है, सेकेंड है। तो मास, अब देखते हैं हम लोग, अब मास का एसआई यूनिट क्या लिया गया है, तो किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। क्लियर है, ग्राम भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल देखा गया क्या कि मास का यूनिट, तो इंटरनेशनली यूनिट पर चर्चा हो रहा है। तो मास का एसआई यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम।
तो 3 हो गया। पहला क्या था, लेंथ, टाइम और मास। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट, आजकल करेंट का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग का दैनिक लाइफ क्या हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। एक आदत सा हो चुका है क्या, जैसे कि मोबाइल यूज़ किया जा रहा है, फैन का उपयोग किया जाता है, एसी है, घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, विद्युतीय उपकरण हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता है। तो उसको मापने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता क्या है, एम्पियर। 4 हो गया। अब है उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या सीधा सीधी आप उसको कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। 5 हो गया। अब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा हो गया 6 नंबर में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। कैसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इस टाइप के सब्सटेंस जिसे हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, तो उस प्रकार के सब्सटेंस को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, मोल। और ऐसा यूनिट के तौर पर क्या लिया गया है, तो पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल। क्लियर है। अब है इसके बाद 7वां क्या है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडिला। क्या हो जाएगा, कैंडिला, जिसका सिंबल क्या होता है, CD। क्या होता है सिंबल, CD। तो ये हो गया 7 बेसिक यूनिट, SI इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर है। अब इसके बाद है आपका अगला टॉपिक है, जब हम लोग यूनिट पढ़ लिए तो कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं, कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं SI यूनिट से पहले। तो उसको हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, आपको उसको याद रखना होगा, क्योंकि उसका उपयोग फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में बहुत सारी जगह देखा जा रहा है। ठीक है, या अदर और बहुत सारी जगह पर देखा जाता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्मॉल प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, तो कोई यूनिट के पहले अगर लगता है, जैसे कि किलोमीटर लिखते हैं, SI यूनिट तो क्या था, मीटर, और मीटर के आगे यह के लग गया, तो के का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, या फिर 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये 10⁻³ तो हम लोग जानते भी हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब किलोमीटर बोलें चाहे 1 किलोमीटर ऐसे बोलें, तो यह अगर हम लोग को याद है जैसे किलोमीटर, तो हम लोग जनरली समझते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन मेन यहाँ पर क्या है कि के का मतलब होता है 1000। क्लियर है। अब है क्या, तो इसके बाद अब हम देखते हैं क्या, तो अभी बोला गया क्या, स्मॉल प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद निगेटिव पावर वाला प्रीफिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेसी से, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। और पावर एकदम आसान ही याद रखना है। 10 पर पावर क्या बोल देंगे यहाँ पर, -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3। अगर यह आप सीरियली याद रखे हुए हैं तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 10 का पावर 3 माइनस में बढ़ते चले जाएंगे, -6, 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -9, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -21, 10 टू द पावर -24। अभी तक जितना भी फिजिकल क्वांटिटी या जो भी यूनिट यूज़ करें उसमें 10 टू -24 तक काफ़ी है, इससे आगे भी जाया जा सकता था। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव। सिंबल अगर देखें तो डेसी का सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम। ठीक है, डेसी का क्या बोला गया, स्मॉल डी। माइक्रो का म्यू यूज़ करते हैं, चूँकि एक एम यूज़ कर चुके हैं हम लोग। नैनो का हो जाएगा स्मॉल एन, पिको का स्मॉल पी, फेम्टो का स्मॉल एफ, एटो का स्मॉल ए, जेप्टो का स्मॉल जेड और योक्टो का स्मॉल वाई। क्लियर है। तो ये हो गया क्या, सिंबल। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, जैसे यूज़ करते हैं हम लोग कि 1 मीटर इक्वल टू डॉट डॉट सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोलते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डॉट डॉट मीटर, तो आपको लगेगा क्या कि ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना में होगा, या तो यहाँ पर ये डाटा याद है, इसको इस साइड ले आएंगे तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -3। तो अगर लेकिन आपको याद है क्या, सी
सी क्या है, सेंटी, और हाँ ठीक है, सी का मतलब क्या है, सेंटी, और सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻²। तो जैसे कि अभी किलोग्राम को बताया, तो सी का बस यहाँ लिख देना है कि 10⁻², बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका उपयोग है कहते हैं कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू डॉट मीटर। तो नैनो एन क्या है, सिंबल 10⁻⁻⁹, तो यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग 10⁻⁹ मीटर। तो ये इसका उपयोग है। आप लोग को आगे न्यूमेरिकल में डाटा दिया रहेगा, तो हम लोग जब भी न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा यूनिट में अगर कोई नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसे मीटर में बदलेंगे। नैनो सेकेंड अगर टाइम के रूप में अगर इसे देखें, लिखा रहेगा कि NS, तो आपको खुद समझना होगा S इज यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, एंड N मीन्स क्या 10⁻⁹ सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये बहुत उपयोगी है। तो ये हो गया क्या 10 का निगेटिव पावर वाला प्रीफिक्स। अब हम लोग देखते हैं क्या 10 का पॉजिटिव पावर वाला प्रीफिक्स, जो जैसे किलो में था 10⁻³ आया था, तो उसको भी नोट करेंगे। सेम टू सेम है, थोड़ा सा क्या हो रहा है उच्चारण में जो उसका प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। अगर ये आपको सीरियल याद हो जाए तो वो भी आसानी से याद हो सकता है। जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा। ठीक है, तो क्या बोला गया, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, जेटा, योटा। तो उसमें था क्या डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, हाँ, पिको, फेम्टो, ठीक है, जेप्ट, ऑटो, ऐसे था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। तो इसमें क्या हो जाएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, जेप्टो, जेटा था वहाँ था जेप्टो, यहाँ क्या जेटा, यहाँ क्या होगा योटा। तो पावर देखते हैं क्या, डेका का पावर हो जाएगा 10 पर पावर, वहाँ -1 था तो यहाँ क्या देंगे 1, सीधा सीधी 10 भी लिखा जा सकता था। हेक्टो का क्या हो जाएगा 10 पर पावर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा किलो का 10 पर पावर 3, मेगा का हो जाएगा 10 पर पावर 6। अब 3 का पावर क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। गीगा का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9, टेरा का 10 टू द पावर 12, पेटा का 10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 18। 3 का पावर बढ़ते जा रहा है, क्या हो जाएगा बताइए 10 पर पावर 21 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 पर पावर 24। तो ये सीरियली अगर याद रखते हैं, NCERT बुक में दूसरे तरह से दिया हुआ है तो उसको हम एक सीरियली अरेंज कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसान होगा। और सिंबल अगर लिखा रहेगा तो डेका का इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, DA, हेक्टो का लिखा रहेगा आपको क्या कैपिटल H, किलो का कैपिटल K, मेगा का कैपिटल M, गीगा G, टेरा का कैपिटल P, कैपिटल E, कैपिटल Z और कैपिटल Y। ठीक है, तो अब याद रहेगा। तो डेका का DA फिर से, हेक्टो का H, किलो का कैपिटल K। तो अब हम लोग इसका उपयोग जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि GB, हाँ, गीगाबाइट, मोबाइल में मेमोरी या फिर बहुत सारा ऐसा जगह सुनते होंगे क्या कि GB, तो गीगाबाइट वही गीगा है, GB अगर हम लिख दें GB ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे क्या गीगाबाइट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं क्या मेगा पिक्सल कैमरा होता है ना, कहते हैं ना कि 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का है, तो मेगा, तो यही मेगा है। मेगा का मतलब होता है क्या 10 पर पावर 6। टेरा, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क टेराबाइट में होता है। ठीक है, तो टेराबाइट तो वही है टेराबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेरा का मतलब क्या होता है 10 पर पावर 12, ये बहुत बड़ा मान है 10 पर पावर 24, इतना काफ़ी है यूज़ करने के लिए 10 के पावर के रूप में। तो ये हो गया क्या प्रीफिक्स, ठीक है, जो यूज़ होता है SI यूनिट से पहले। क्लियर हो गया। तो अब इसका उपयोग अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 गीगा मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1 गीगा मीटर जो है कितने मीटर के बराबर होगा, तो गीगा खोजेंगे, जी याद अगर रहेगा तो क्या होगा 10 पर पावर क्या है 9, सीधा सीधा लिख देंगे 10 पर पावर 9 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह से अगर जैसे कि अभी बोला गया भी था कि किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू के का मतलब क्या था 10 पर पावर 3 मीटर।
क्लियर है। नैनो से अब है क्या, तो चलिए इसका यूज़ हम लोग देख चुके हैं। इस पर अगर सवाल रहेगा या फिर न्यूमेरिकल में रहेगा तो उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब है क्या, इसके बाद ये हो गया प्रीफिक्स। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करते हैं मीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ ऐसा, जैसे कि मास, कुछ वर्ड है जो दिया गया टॉपिक में, जैसे कि मास एंड वेट। तो हम लोग बोलचाल में लैंग्वेज के तौर पर मास और वेट का दोनों का एक ही मीनिंग समझते हैं। दुकान में अगर किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो कभी बोलते हैं कि 5 किलो वेट कर दीजिए, तो वो समझ जाता है 5 kg देना है, मास देना है। लेकिन साइंस में मास और वेट का उपयोग करते समय आपको ध्यान रखना होगा, फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में बोथ मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग। दोनों ही मास और वेट दो अलग चीज़ है। मास इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एंड वेट इज ए फोर्स, ठीक है, विच एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। मास क्या है, किसी पदार्थ का मात्रा है, उसमें उपस्थित किसी पदार्थ का मात्रा है। और वेट क्या है, वेट इज ए फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। वेट क्या है, वह एक बल है जो ग्रेविटी के द्वारा लगता है, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, अगर पूछ दिया टॉपिक, और क्या कर सकते हैं, तो यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। और वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, जब वह फोर्स है तो फोर्स का यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। मास डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मास चेंज नहीं होता है। जब हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो मास चेंज नहीं होगा। बट वेट में बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्या होता है, वेट चेंज हो जाता है। जैसे कि अर्थ पर जो वेट होता है और मून पर जो वेट है, अगर मान लीजिए क्या कि किसी ह्यूमन बीइंग्स का वेट है, कोई ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं जिसका वेट है अर्थ सरफेस पर 6 न्यूटन, तो मून पर जब चांद पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। क्यों, तो मून पर जो वेट होता है वह अर्थ के वेट का 1/6 टाइम होता है, 1/6 टाइम। क्लियर है। तो ध्यान रखना है क्या, वेट में बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट मास डज नॉट चेंज। सो बोथ मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग। अब हम लोग को ध्यान रखना होगा साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन साइंटिफिक क्षेत्र में ध्यान रखना होगा कि बोथ मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग। क्लियर हो गया। अब इसके बाद टॉपिक है वॉल्यूम। क्या है टॉपिक, वॉल्यूम। तो इस वीडियो में आपको लेक्चर ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे वर्ड सब है जिसको बोर्ड पर लिखना फिर उसको समझना बहुत आवश्यक नहीं है, आप लोग को मेमोरी में ऐसे भी आ सकता है। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। बेस को भी मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही। और हाइट भी किस में मेजर होगा, मीटर में ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब। तो यह क्या हो जाएगा, SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या, मीटर। लेकिन जब लिक्विड और गैस के लिए हम लोग जब लिक्विड और गैस को मेजर करते हैं तो हम लोग मीटर क्यूब का उपयोग नहीं करते हैं। मीटर क्यूब में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं होने के कारण इसके लिए दूसरा यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीटर। ठीक है। तो लीटर इज ए अनोदर यूनिट। ठीक है, लीटर इज ए अनोदर यूनिट बट इट इज़ ए नॉट SI यूनिट। लीटर क्या है, दूसरा इकाई है, बट लेकिन यह SI यूनिट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए चॉइस बना दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। देन वहाँ पर चॉइस अगर दे दिया जाए लीटर, मीटर क्यूब, बोथ एंड नन, तो किस में आप टिक मारेंगे, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ध्यान रखना है लीटर SI यूनिट नहीं है। दिस यूनिट यूज फॉर क्या, मेजरमेंट ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब है इसके बाद वॉल्यूम के बाद है, थोड़ा सा वॉल्यूम पर और क्या ध्यान रखना है कि इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में केमिस्ट यूज़, जो रसायनज्ञ होते हैं केमिस्ट यूज़ करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट का, जैसे ब्यूरेट, पाइपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटे छोटे रूप में वॉल्यूम को मापा जाता है।
क्योंकि हम लोग तो ऐसा यूनिट पढ़े लीटर मीटर क्यूब में और एक यूनिट पढ़े का लीटर, लेकिन केमिस्ट कौन सा यूनिट का उपयोग करते हैं लेबोरेटरी में, तो छोटी यूनिट, जैसे कि लीटर नहीं के बदले क्या यूज़ करते हैं वो मिलीलीटर, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से मीटर क्यूब का उपयोग ना करके सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, वहाँ बड़ा यूनिट का उपयोग नहीं किया जाता। अब है क्या आगे, लीटर के बाद वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के बाद हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? तो आप लोग याद रखेंगे क्या, मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास का एसेंट क्या हो जाएगा, पढ़ चुके हैं अभी आप लोग, किलोग्राम, और वॉल्यूम का एसेंट क्या होता है, मीटर क्यूब, जस्ट पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज ए SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये भी क्लियर हो गया। अब है क्या, इसका भी छोटा यूनिट, केमिस्ट हो या फिर साइंटिफिक लेबोरेटरी क्षेत्र में, तो स्मॉल यूनिट ही यूज़ होगा। तो किलोग्राम के बदले ग्राम या मिलीग्राम उपयोग किया जाएगा। मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है, यहाँ मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर का उपयोग किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। अब है क्या, एक है वर्ड है टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर क्या है, हीट का एक प्रभाव है जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 टाइप ऑफ स्केल आर यूज्ड। टेम्परेचर को 3 स्केल से मापा जाता है। एक होता है क्या, डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि केल्विन में डिग्री नहीं लगाता, अगर डिग्री यहाँ पर वर्ड सिंबल यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब है क्या, जिसमें SI यूनिट केल्विन होता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। हमारे इंडिया में ज़्यादा उपयोग होता है क्या, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट क्या है, केल्विन। अब है क्या, ध्यान क्या रखना है कि अगर मान लिया जाए टेम्परेचर मेजर किया गया डिग्री सेल्सियस में, तो उसे फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जिसको लिखा जा रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि केल्विन इक्वल टू होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये एक फॉर्मूला हो गया। जैसे कि अगर 0 डिग्री सी कितने केल्विन के बराबर होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान क्या हो जाएगा, 0, और प्लस यह जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर 0.15 है, तो एक्यूरेट है यह, लेकिन न्यूमेरिकली कैलकुलेशन के समय हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला ज़्यादा उपयोग होता है, ज़्यादा अगर करेक्ट यूज़ करना होगा तो 0.15 का उपयोग करेंगे। अब है क्या, इसमें ये हो गया। इसको एक चीज़ और ध्यान रखना, टेम्परेचर के लिए सिंबल T का उपयोग किया था जनरली, क्या, T का, लेकिन हम लोग जब केल्विन में टेम्परेचर लिखेंगे तो उसके लिए कैपिटल T, और डिग्री सेल्सियस के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल t। तो एक फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है कि कैपिटल T इक्वल टू 273 प्लस स्मॉल t। हमेशा ध्यान रखना है क्या, जब भी आपको न्यूमेरिकल में या कहीं भी लिखा रहेगा टेम्परेचर इन T, तो अपने आप समझ जाना है क्या, केल्विन में दिया हुआ, और जब टेम्परेचर किस में दिया रहेगा, लिखा रहेगा कैलकुलेट टेम्परेचर इन स्मॉल t, तो आपको ध्यान रखना होगा डिग्री सेल्सियस में। हो सकता है कि आपको क्लियर न लिखे डिग्री सेल्सियस या केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केल्विन के टेम्परेचर को कैपिटल T का यूज़ करते हैं और डिग्री सेल्सियस के लिए स्मॉल t का। अब एक रिलेशन और था, अगर मान लीजिए क्या, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना होता है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए भी एक रिलेशन है, F-32 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूला के मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, F डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 प्लस 9/5 डिग्री C प्लस 32, जैसे लिखें। तो ज़्यादातर उपयोग में ये लाएंगे तो आपको आसान होगा कैलकुलेशन करने में, फिर इस स्टेप में जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर परिवर्तित करना होगा तो ये रिलेशन का उपयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए कहा दिया गया आपको कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, तब क्या करेंगे, तो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, और उसके डिग्री सेल्सियस का मान यहाँ बैठा करके रख करके क्या होगा, यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, केल्विन में। क्लियर है। तो आपको सवाल दिया जा रहा है, आप लोग घर में ट्राई करेंगे, 212 डिग्री F इक्वल टू डॉट डॉट डिग्री सेल्सियस, एक सवाल यह हो गया, ठीक है। अगर यह कट गया होगा वीडियो में तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं ऊपर,
कुछ सवाल दे दिया जा रहा है आपको टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर ये बन जाएगा तो आप घर में ट्राई करेंगे। 200 डिग्री F इक्वल टू डॉट डॉट डिग्री C, 373 डिग्री C, 373 K इक्वल टू डॉट डॉट डिग्री C, 273 K इक्वल टू डॉट डॉट डिग्री F, 25 डिग्री C इक्वल टू डॉट डॉट K, ठीक है, और इक्वल टू डॉट डॉट डिग्री F। क्लियर है? एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, एक वर्ड आता है टेम्परेचर जब हम पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो SI यूनिट क्या हो गया, क्या इसका केल्विन होता है। दूसरा रिलेशन है, जब हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलते हैं। तीसरा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। उसके बाद है क्या, एक वर्ड आता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, तो व्हाट इज़ रूम टेम्परेचर, तो 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन को क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर सुबह में कुछ और होता है, मॉर्निंग में कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, इवनिंग में, शाम में कुछ और होता है, मिडनाइट में कुछ और होता है। लेकिन साइंस में जब भी रूम टेम्परेचर का उपयोग किया जाएगा तो ध्यान रखना है क्या कि 25 डिग्री सी। बुक में जब भी कहीं भी डाटा तैयार किया जाता है या केमिकल रिएक्शन कहीं भी कोई भी प्रोसेस होता है साइंस के क्षेत्र में, तो हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही उसको तैयार करते हैं डाटा। तो रूम टेम्परेचर वर्ड जब भी कहीं उपयोग किया हुआ होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो ध्यान रखेंगे क्या 25 डिग्री सेल्सियस का चर्चा किया जा रहा है या 298 केल्विन का चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अब है क्या, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखें नोट में, इसको इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। डिग्री सेल्सियस निगेटिव हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट निगेटिव हो सकता है, बट केल्विन निगेटिव नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है, डिग्री सेल्सियस में भी निगेटिव, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन केल्विन में निगेटिव टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे कि -10 डिग्री C, -10 डिग्री F और -10 K, कह देगा कि इस तीनों में कौन सा जो स्टेटमेंट जो दिया गया है कौन सा रॉन्ग है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, -10K इज़ रॉन्ग। क्यों, बिकॉज का निगेटिव टेम्परेचर इन केल्विन स्केल वी कैन नॉट मेजर। ठीक है, हम लोग 273 केल्विन, हम लोग 0 केल्विन तक के ही टेम्परेचर को माप सकते हैं। 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री C। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब क्या हो गया, -273 केल्विन। ये एक ऐसा टेम्परेचर है 0 केल्विन, 0 से जब बैक आएंगे तब जाके होगा -1। लेकिन हम लोग डिग्री सेल्सियस में क्या देखते हैं, जब 0 K पर जा रहे हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस अगर थर्मामीटर में उपयोग होता है तो उसका स्टेट ही चेंज हो जाता है। अगर कोई लिक्विड लिया जा रहा है, कोई लिक्विड ऐसा जो जिससे हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन तक जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है, वो लिक्विड से सॉलिड में बदल जा रहा है। तो जब वो उसका रूप ही परिवर्तन कर गया तो थर्मामीटर उपयोगी होगा नहीं होगा। तो वी कैन नॉट मेजर निगेटिव टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको नोट याद रखना आपको हमेशा। ठीक है, अब है इसके बाद टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है इसके बाद, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, बता सकते हैं। तो व्हेन एनी नंबर कैन बी रिटेन इन n क्रॉस 10⁻n, जब कोई भी नंबर को n क्रॉस 10⁻n के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये हम लोग
अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट जब टॉपिक में प्रवेश करेंगे एनसीईआरटी बुक में, तो वहाँ मिलेगा एक टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का आवश्यकता क्यों पड़ा, इसके पीछे थोड़ा पहले जाते हैं। जैसे सिंगल एक एटम, वन हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम का मास होता है 0. तो 23 जीरो है और अंत में क्या है 166 है, ठीक है 166। तो ये थोड़ा सा फुलिश वर्क लग रहा है कि ये बहुत छोटा मान है 0.00, 23 जीरो है, लास्ट में 166 है। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है इतना क्या ग्राम होता है, इतना ग्राम हो गया। तो इस तरह से लिखना बहुत ही टफ है, कैलकुलेशन करने में परेशानी होगा, तो लेकिन चैलेंजेबल वर्क है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा बहुत, यहाँ पर क्या देख रहे थे, मान तो बहुत छोटा था, लेकिन जिसको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डिजिट का उपयोग किया गया। लेकिन उसको हम लोग जब इस रूप में लिखते हैं तो एकदम आसान हो गया, कैलकुलेशन में क्या होगा, इससे आसानी होगा, स्टडी करने में भी आसानी होगा। तो दोनों ही सेम है। तो क्या है यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 1.66 है, तो इसका मान क्या है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये ठीक उसी तरह से किसी भी संख्या को जब n क्रॉस 10⁻n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये n का मान किसके बीच होता है 1 to 10, बिटवीन 1 to 10, वेयर वैल्यू ऑफ n इज बिटवीन 1 to 10। एंड ये जो स्मॉल n है, पावर के रूप में 10⁻n लिखा गया है, यह मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। 10 का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो, जैसे कि यहाँ पर 10 का पावर क्या लिखा गया है 10⁻⁻24। आप लोग जानते हैं क्या 1 मोल 9/10 में पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे 6.022 क्रॉस 10⁻23। तो ये मान क्या देख रहे हैं 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और 10 का पावर क्या है पॉजिटिव दिया गया। अब आप जब भी कोई भी आपको अगर मिलेगा कांस्टेंट वैल्यू साइंस में, तो आप देखेंगे क्या वो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से क्या होता है एक रूपता आता है। नहीं तो क्या होगा, कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इस पॉइंट का प्लेस इस जगह को रखेगा तो पावर चेंज हो जाएगा, कोई इस पॉइंट का प्लेस इस जगह रखेगा तो पावर फिर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सभी के स्टडी को एक रूपता रखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें किसी भी संख्या को n क्रॉस 10⁻n के रूप में लिखा जाता है फिर से, जिसमें ये मान क्या होता है 1 to 10 के बीच में, और ये मान क्या होता है पॉजिटिव या निगेटिव होता है। क्लियर हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्या सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।